बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का Unit-4 हमने स्टार्ट किया था, बायोसाइकोसोशल इंटरवेंशंस। उसमें से उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये हमने स्टार्ट की थी। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कवर हो चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के साथ ये आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस यूनिट का, ये कवर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाई थी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसके जो टाइप्स हैं वो हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। उसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था जो मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी है MRT, इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक बात लिखी गई थी कि ये जो मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी है, ये ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि इंडिविजुअली इसको ना किया जाए बल्कि ग्रुप फॉर्म में डिलीवर किया जाए, क्योंकि जब इंडिविजुअली डिलीवर किया जाता है तो जो नर्सिस्टिक जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इंक्रीज होने के खदशात हैं। तो वो स्टूडेंट पूछ रहा था कि अगर इस तरह होता है कि इंडिविजुअल थेरेपी की वजह से बिहेवियरल नर्सिस्टिक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बढ़ जाते हैं, तो ग्रुप थेरेपी की वजह से कैसे वो जो है डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर बताती चलूँ कि ये जो मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी है MRT, आप लोगों को पता है कि इसका जो ज़्यादातर फोकस है वो थिंकिंग एरर्स के ऊपर है, ईगो को और जो मोरल रीजनिंग होती है उसको चैलेंज करने के ऊपर है। तो जब ये हम इंडिविजुअली प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो थेरेपिस्ट होता है उसका सारा फोकस उस पेशेंट के ऊपर होता है। इंडिविजुअल एक पेशेंट है, उसके ऊपर सारा फोकस होता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अटेंशन मिलती है। उसको मज़ीद ये फ़ील होता है, एक तो उसमें ऑलरेडी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं उनमें। तो उनके जो वो ख़यालात है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं स्पेशल हूँ, वो मज़ीद बढ़ जाते हैं, कि उसको जब अटेंशन मिलती है तो वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। वहाँ पे उसके साथ कोई पीर कंपैरिज़न नहीं होती, तो फिर उसकी जो गलतियाँ हैं वो उसको छोटी लगती हैं, और जो उसके काम है वो उसको सही लगते हैं और बहुत बड़े-बड़े उसको लगते हैं, और ख़ुद को वो मज़ीद सुपीरियर समझता है, वो ख़ुद को जस्टिफ़ाई करता है। जब उसकी इस तरह उसको उससे पूछा जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो जो काम करता है उन काम के लिए खुद को जस्टिफाई करता है, और इस तरह उसके जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नार्सिसिस्टिक वाले, वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। और जब ग्रुप की शक्ल में हम ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, जब वो देखता है कि दूसरे लोगों के मसले भी उसके मसले के साथ मिलते जुलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उससे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर, वो देखता है कि मेरे जो एफर्ट्स है इससे तो ज़्यादा कोशिश जो है वो कोई और बंदा कर रहा है, तो इस तरह उसे ये फ़ील होता है कि मैं जो है वो सबसे बढ़तर नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं कि जो मुझसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह उनके जो नार्सिसिस्टिक जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, दूसरों के लिए एम्पैथी डेवलप होता है, दूसरों के मसले सुनकर, उनके हालात सुनकर, और यहाँ पे ईगो जो है वो इक्वलाइज़ होती है, वो समझता है कि सब इक्वल है, कोई स्पेशल नहीं है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी जो है ये ग्रुप के शक्ल में प्रोवाइड किया जाए, और ये इंडिविजुअली डिलीवर ना किया जाए, लेकिन कभी कभार जो आउट पेशेंट सेटिंग होते हैं तो उनमें इंडिविजुअली दी जाती हैं मजबूरन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। लिखा है एलिमेंट्स ऑफ CBT। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें फर्स्ट वन लिखा है कि एक्टिव होता है। जाहिर सी बात है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो प्रोवाइड की जाती है तो इसमें जो क्लाइंट होता है वो मस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है थेरापेटिक प्रोसेस में। वो कोई ऑब्जर्वर या कोई ओकेजनल विजिटर नहीं होता, बल्कि वो इसका कोर कंपोनेंट होता है, की पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिवली इस सारे प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होता है। मोटिवेशनल होती है, यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है उसको ये जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट को मोटिवेट करे, कि
उसके बिहेवियर में जो चेंज लाई जा रही है, उसके इफ़ेक्ट में, उसके थिंकिंग में, उसके लिए क्लाइंट को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोटिवेशनल होना ये एक एलिमेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। यानी जो थेरेपिस्ट होता है वो मस्ट इस एबल हो कि वो एक फॉर्मेट जो है वो सेट कर सके, वो रेशनल दे सके उस क्लाइंट को कि आप ये जो चेंज ला रहे हैं, इस चेंज की एक वैल्यू है और उस वैल्यू के लिए वो रेशनल दे सके, वो उसे बता सके कि आप अगर इस तरह करेंगे, ये कोशिश जो आप कर रहे हैं, तो इससे आपके बिहेवियर में ये चेंज आएगी और जब आपके बिहेवियर में ये चेंज आएगी तो आपको उससे ये फ़ायदा होगा। तो इस तरह उसको उसकी वैल्यू, उसकी एक रेशनल जो है वो देनी पड़ती है ताकि वो पेशेंट जो है वो मोटिवेट हो सके। इसके बाद डायरेक्टिव होती हैं। थेरेपिस्ट को मस्ट इस एबल होना होता है कि वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डेवलप कर सके, एक डायरेक्शन जो है वो इस थेरेपी को वो दे सके ताकि क्लाइंट जो है उसकी वो मदद कर सके, उसको समझा सके, उसको कंट्रीब्यूट करा सके और वो ट्रीटमेंट प्लान को दे के और वो जो टेम्पलेट बनाई हुई है, ट्रीटमेंट प्लान एक टेम्पलेट उसने बनाई हुई होती है थेरेपिस्ट ने, उसको वो क्लाइंट जो है वो देख सके, वो समझ सके उसको कि किस तरीके से जो है ये चेंज आएगी। उसको एक डायरेक्टिव देना ये थेरेपिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसका डायरेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड। सीबीटी जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, 2 तरीकों से स्ट्रक्चर्ड होती हैं। एक तो ये कि जो ओवरऑल थेरेपी होती है वो एक ख़ास स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करती है जो कि लगभग जो है ट्रीटमेंट प्लान जैसी होती है, जिस तरह ट्रीटमेंट प्लान होती है, उसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये पूरी थेरेपी जो है फ़ॉलो करती जाती है। फिर ये कि इसके जो सेशंस होते हैं उनकी एक आइडेंटिफाएबल बिगिनिंग, मिडल और एंड होनी चाहिए। कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये सेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, सेशन के दरमियान में कौन सी चीज़ें होनी है और एंड में क्या होना है। ये चीज़ें पहले से वाज़ेह होती हैं। कोलैबोरेटिव होता है यानी थेरापेटिक कोलैबोरेशन इसमें इस तरह नहीं हो सकती। यहाँ पे थेरापेटिक कोलैबोरेशन मीन्स कि पेशेंट और जो थेरेपिस्ट है उसके दरमियान आपस में जो कोलैबोरेशन होती है उसका बताया जा रहा है। तो इस तरह नहीं होता। यहाँ पे मेंटल हेल्थ सेटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें पेशेंट और जो थेरेपिस्ट होता है उसके दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो इस तरह नहीं होता कि 50/50 हो, कि 50 पेशेंट जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, 50% थेरापिस्ट जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है। इस तरह नहीं होता। जब सीवियर डिप्रेस्ड क्लाइंट के साथ आपका वास्ता पड़ता है तो मे भी इस तरह हो सकता है कि वो जो है थेरापेटिक एफोर्ट 50% क्रिएट करना इम्पॉसिबल हो सकती है, कि वो नहीं कर पाते, वो आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं होते। तो शुरू-शुरू में इस तरह भी होता है कि 90/10 जो है वो कोलैबोरेशन होती है, यानी पेशेंट की तरफ से सिर्फ 10% जो है वो आपको आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करता है। तो इसीलिए हर एक क्लाइंट के लिए जो थेरेपिस्ट है उसने क्या करना होता है, क्लाइंट की जो एबिलिटी है उसको इवैल्यूएट करना होता है कि इसकी कितनी एबिलिटी है, कि ये कितना मेरे साथ कोऑपरेट कर सकेगा, कितना कोलैबोरेटिव जो है ये कोलैबोरेटिव ये होगा, कितना परसेंट तक ये अपना जो उसका पार्टिसिपेशन है वो दे सकेगा। इस तरह उसको इवैल्यूएट करके फिर उसको मोटिवेट करना होता है थेरेपी के लिए। तो ये भी एक एलिमेंट है कि कोलैबोरेटिव होना चाहिए और इसमें कोलैबोरेशन के लिए जो कोशिश होती है वो ज़्यादातर थेरेपिस्ट की तरफ से होती हैं। वो ज़्यादा अपना एफर्ट देता है और कोशिश करता है कि थेरेपी के लिए पेशेंट को जितना हो सके उतना मोटिवेट करें। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। ज़ाहिर सी बात है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है इसका फोकस जो है डिस्क्रीट प्रॉब्लम पे होता है। कोई इस तरह गैर वाज़ेह वेग्यू या फिर एमार्फस जो है गोल के ऊपर इसका नहीं होता फोकस, कि कोई ऐसा गोल जो है वो बनाए जो कि बिल्कुल जो है गैर वाज़ेह हो, एमार्फस हो, इस तरह नहीं होता। डिस्क्रीट छोटे-छोटे जो है प्रॉब्लम्स उठाए जाते हैं और उनके ऊपर काम किया जाता है। इस तरह नहीं होता कि पेशेंट से गुड फील कराया जाए और पेशेंट की सेल्फ इस्टीम जो है उसको इंक्रीज़ कराया जाए, इस तरह नहीं किया जाता सीबीटी में। उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है डिस्क्रीट प्रॉब्लम से रिलेटेड वो उठाए जाते हैं और उनको चेंज करने की, उनको चैलेंज करने की कोशिश की जाती है। साइको एजुकेशन इसमें होती है। थेरेपिस्ट जो है वो एज ए चेंज एजेंट काम करता है। बहुत सारे
प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं कि उसमें कुछ पेशेंट जो है उनको स्किल डिफिसिट होता है, उनमें स्किल्स ही नहीं पाए जाते, बहुत वीक किस्म के पेशेंट होते हैं। मैं उसके लिहाज से बात कर रही हूँ, स्किल के लिहाज से। तो उसमें जो थेरेपिस्ट है उसको क्या करना पड़ता है, उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, मॉडलिंग करनी पड़ती है, खुद वो काम करके रोल प्ले करके उनको सिखाना पड़ता है। जब वो मॉडलिंग करते हैं उनके सामने तो फिर उनको देख के वो सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मसले भी आ सकते हैं कि स्किल डिफिसिट हो, तो उस टाइम मॉडलिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और रोल प्लेइंग के थ्रू साइको एजुकेशन थेरेपिस्ट प्रोवाइड करता है। सोल्यूशन फोकस्ड होता है। सीबीटी के अंदर जो थेरेपिस्ट काम करते हैं क्लाइंट के साथ, तो उनका ये फोकस होता है कि वो सोल्यूशन निकाल सके। वो सिर्फ, उनकी कोशिश ये नहीं होती कि पेशेंट को वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम इंसाइट कराए, उनको प्रॉब्लम समझाए, बल्कि उनके जो प्रॉब्लम है उनके लिए वो सोल्यूशन निकालते हैं। डायनेमिक होता है। डायनेमिक किस तरह होता है? लिखा है कि द डायनेमिक लेवल ऑफ सीबीटी इज टू हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई देयर स्कीमा। उनके जहन में जो स्कीमा बने होते हैं, स्कीमा किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, जो डिफरेंट चीज़ों के लिए उनके जहन के अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बने हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के उनको कहा जाता है। तो वो जो स्कीमा बने होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अंडरस्टैंड कराना और फिर उनको मॉडिफाई कराना, ये चीज़ें जो है कौन सिखाता है? थेरेपिस्ट सिखाता है। उनके जो स्कीमा होते हैं वो उनके बेसिक टेम्पलेट्स होते हैं कि वो अपनी दुनिया को उन स्कीमास के थ्रू समझते हैं। तो वो स्कीमा में भी पर्सनल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, जेंडर रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो पहले क्या करना है, एक डायनेमिक लेवल पे उसको देखना है, यानी डिफरेंट लेवल पे उसको देखना है कि उनकी जो स्कीमा है वो किस किस्म की स्कीमा है, पर्सनल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, जेंडर रिलेटेड है। उनको आइडेंटिफाई कराना है, उनको अंडरस्टैंड कराना है और फिर जाके उनको मॉडिफाई कराना है। टाइम लिमिटेड होता है, यानी जो जो भी सेशंस लिए जाते हैं तो वो शुड आइडियली स्टैंड अलोन। A time-limited focus is not a number of sessions, but rather than a way of looking at the therapy. इसका मतलब ये है, टाइम लिमिटेड होने का मतलब ये है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है ये टाइम लिमिटेड होती है, क्योंकि इसका फोकस जो है वो प्रैक्टिकल चेंज के ऊपर होता है। यानी जो सेशंस हैं वो सेशंस को इफ़िशिएंटली यूज़ करना और पेशेंट को, क्लाइंट को एम्पावर करना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर एक पेशेंट को एम्पावर कराना कि वो खुद से प्रॉब्लम को समझ सके और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन वो ढूंढ ले और वो सल्यूशन वो अप्लाई करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सीबीटी होता है ये टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा, अब बात आती है रेशनेल ऑफ सीबीटी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का रेशनेल क्या है? जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको इलिसिट किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है। किस चीज़ के थ्रू? जब हम जो टेम्परामेंट होती है, जो मिजाज होती है बंदे की, उसको इन्फ्लुएंस करें, उसकी जो लर्निंग होती है उसको इन्फ्लुएंस करें, तो उसके थ्रू हम इस तरह के कॉग्निटिव प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं, कॉग्निटिव थिंकिंग स्टार्ट करवा सकते हैं कि जिससे हम जो नेगेटिव इमोशंस है उनको चेंज कर सकते हैं। ये एक रेशनल है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है, कहने का मकसद ये है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोगों के लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी जो मिजाज है उसको इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हैं और इसके थ्रू हम उनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं उसको हम इस तरह डेवलप करते हैं कि उसकी वजह से उनके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ज़िंदगी के जो एडवर्स इवेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो होती है हमारे जहन की, हमारी थिंकिंग की, उसको वो अफेक्ट करते हैं और उनको देखा जाता है कि वो जो सिचुएशन है, वो जो एडवर्स लाइफ इवेंट है वो क्या है, काजल फैक्टर है, उनकी वजह से ये थिंकिंग जो है वो पैदा हुई है। कॉग्निटिव ट्राइएड का बताया है, या पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर, कि हमारे जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें समझाते हैं हमारे बारे में
दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में। यानी हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसी के बेस पे हम खुद को भी समझते हैं, उस नेगेटिव थिंकिंग के बेस पे, उसी नेगेटिव थिंकिंग के बेस पे हम दूसरों को भी समझते हैं और अपने फ्यूचर को भी समझते हैं। इस तरह उस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हमारे खुद से रिलेटेड, दूसरों से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड सारे जो हमारे इमोशंस हो गए, बिहेवियर हो गए, सब कुछ जो है वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उससे फिर हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सीबीटी जो है वो इन चीज़ों को फोकस करती है। लिखा है कि सीबीटी का फोकस ये होता है कि जो कॉग्निटिव बिलीव्स हैं उनको एग्जामिन करे और रेशनल रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करे उन नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स के लिए। जब वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स एक इंसान के जहन में आए तो उनके लिए रेशनल रिस्पॉन्सेस जो है वो स्टार्ट करे करना सिखाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जब वो इस तरह सिखाता है तो तब जाके वो जो नेगेटिव कॉग्निशंस, नेगेटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं, वो चैलेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का रेशनल है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने समझने हैं इस लेक्चर के अंदर। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चीज़ें शामिल है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। उसमें से फर्स्ट वन जो है, यहाँ पे आप लोगों को कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस का सिखाया गया है। ये क्या होता है? लिखा है डिस्टोर्टेड अप्रेजल्स फॉलो थीम्स रिलेवेंट टू स्पेसिफिक साइकियाट्रिक कंडीशन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। यानी ये किसे कहते हैं? डिस्टोर्टेड अप्रेजल किसे कहते हैं? हमारे जो बाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग होती है उसको हम कहते हैं डिस्टोर्टेड अप्रेजल। यानी जो हम बाइसिस जो लेवल पे जो हम सोच रहे होते हैं, हमारे अपने अपने हमारे जो बनाए हुए सोच है डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको कहा जाता है डिस्टोर्टेड अप्रेजल्स। तो वो जो डिस्टोर्टेड अप्रेजल्स होते हैं हमारे जहन के अंदर, वो क्या क्या करते हैं? वो एक स्पेसिफिक थीम जो है उसको फॉलो करते हैं। थीम किसे कहते हैं? थीम जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न को कहते हैं। तो वो एक खास किस्म के पैटर्न को फॉलो करते हैं और स्पेसिफिक साइकियाट्रिक कंडीशन के साथ स्पेसिफिक थीम्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। यानी जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके डिफरेंट अपने अपने कुछ जो है ऐसे थीम्स होते हैं जो कि डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल समझाई गई है कि डिप्रेशन का दिया गया है और एंजाइटी का दिया गया है। डिप्रेशन के अंदर आप लोगों के जहन में जो डिस्टॉर्टेड अप्रेजल्स होते हैं उसके लिए थीम क्या होता है? डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर नेगेटिव व्यू जो है वो सेल्फ से रिलेटेड होती है, अदर से रिलेटेड होती है और फ्यूचर से रिलेटेड होती है। यानी खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में नेगेटिव व्यू होता है। ये एक थीम है डिप्रेशन से रिलेटेड और ये डिप्रेशन स्पेसिफिक है। तो इस थीम को फॉलो करते हुए इस डिप्रेशन के अंदर आप लोगों के डिस्टॉर्टेड अप्रेजल्स क्या होंगे, आप लोगों के कोर बिलीव्स क्या होंगे? आप हेल्पलेसनेस फील करेंगे, फेल्यूर फील करेंगे, इनकॉम्पिटेंस फील करेंगे और अनलॉयबिलिटी। आप ये समझेंगे कि मुझसे सब नफरत करते हैं, मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं है, मैं फेल्यूर हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई भी किसी टाइम मदद नहीं करता। ये क्या है? बेसिकली आपके डिस्टॉर्टेड अप्रेजल है और ये फॉलो किस चीज़ को कर रहे हैं? एक थीम को कर रहे हैं और वो थीम क्या है? नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, अदर एंड फ्यूचर। और ये डिप्रेशन स्पेसिफिक है, डिप्रेशन के अंदर ये होता है। इसी तरह जो दूसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंजाइटी, उसके अंदर देख ले, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर उसका जो थीम है वो ये है कि आप लोग क्या करेंगे अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट है एंजाइटी का, तो वो क्या करेगा? ओवर एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्रेट्स। जो फिजिकल साइकोलॉजिकल जो थ्रेट्स होते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करेगा, वो हद से ज़्यादा उसको जो है वो फील करेगा। तो फिर उसके यहाँ पे डिस्टॉर्टेड अप्रेजल क्या होंगे इस थीम को फॉलो करते हुए कि वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल थ्रेट्स जो है उसको वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तो फिर उसके कोर बिलीव्स क्या होंगे? वो रिस्क फील करेगा, उसको हर जगह जो है वो डेंजर फील होगी, उसको हर चीज़ पे ये फील होगा कि वो उसके कंट्रोल से बाहर है, अनकंट्रोलेबिलिटी का उसको फील होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस करें।
हम कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी जो है उसको टेस्ट करके देखें कि ये जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स है उसके अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक उनके साथ एक थीम्स पाए जाते हैं और उस थीम से रिलेटेड उनके क्या होते हैं, कोर बिलीव्स होते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम हर एक डिसऑर्डर जो है उसको पहले क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होती है उसको हम देखते हैं। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनके अपने साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया डिप्रेशन और एंजाइटी का, इसी तरह दूसरे जो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं सबके अपने अपने इसी तरह के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स होते हैं। देखिए, कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी आप लोगों को बताई गई है कि डिप्रेशन से रिलेटेड क्या होती है। तो डिप्रेशन से रिलेटेड इसका अपना ट्राइएड होता है जिसमें सेल्फ के बारे में बंदा समझता है कि मैं अनलॉवेबल हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। दूसरों के बारे में ये समझता है कि वो मेरा कोई ख्याल नहीं करते, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और फ्यूचर के बारे में उसका ये ख्याल होता है कि फ्यूचर जो है वो बिल्कुल तारीक है, ब्लीक है, वीरान है। और इसी तरह एंजाइटी को अगर हम ले लें तो एंजाइटी का जो नेगेटिव ट्राइएट है उसमें एंजाइटी में सेल्फ के बारे में बंदा ये सोचता है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हूँ, मैं खुद को नहीं सेफ रख सकता, मुझे लोग जो है वो जलील करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, यानी मुझे जो है जलील रुस्वा करेंगे लोग। और फ्यूचर के बारे में एंजाइटी का पेशेंट ये सोचता है कि ये फ्यूचर जो है वो टाइम है कि जिसमें मुझे जो है लोगों के सामने एम्बेरेस होना पड़ेगा, मुझे एम्बेरेसमेंट जो है वो फील करनी पड़ेगी। यानी फ्यूचर में कभी 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 ना कभी तो फ्यूचर की जब भी बात होती है तो वो ये सोचता है कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा लोगों के सामने। तो देखिए इसका अपना अपना क्या होता है, कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी होता है हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। अब कोर बिलीव्स क्या होते हैं, ये एक और कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर। तो आप लोग बार बार पढ़ते भी आए हैं इस लेक्चर के अंदर के कोर बिलीव्स क्या होते हैं। तो ये जो कोर बिलीव्स होते हैं इन्हीं की वजह से ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे जहन में प्रोड्यूस होते हैं। ये एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस आप लोगों को पता है कि वो चीज़ें जिनको हम ट्रू समझते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो एक कुछ बातें होते हैं, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल सही है इस चीज़ से रिलेटेड, तो वो एजम्पशंस होते हैं। तो ये जो कोर बिलीव्स होते हैं ये एजम्पशंस होते हैं, ये हमारे जहन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और जब उसको इन्फ्लुएंस करती हैं तो फिर हम दूसरों के बारे में जो समझते हैं, ख़ुद के बारे में जो समझते हैं और फ्यूचर के बारे में जो समझते हैं, तो वो फिर उसी बेस पे हम समझ रहे होते हैं। तो ये जो कोर बिलीव हैं ये डोरमेंट होते हैं अनटिल एक्टिवेटेड बाय स्ट्रेस और नेगेटिव लाइफ इवेंट। ये डोरमेंट होते हैं मीन्स कि ये छुपे हुए होते हैं, उस वक्त तक छुपे हुए होते हैं कि जब कोई स्ट्रेस आती है या कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट होता है तो उसकी वजह से ये फिर सामने आती हैं और फिर हमारे ऊपर जो है वो एक किस्म का मैं कह सकती हूँ कि फिर तारी हो जाते हैं, जिसके बेस पे हम उसके बाद सारी जो हमारे लाइफ के जो भी काम होते हैं, जो भी हम खुद से रिलेटेड, दूसरों से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड एक्शन लेते हैं तो वो फिर उसी के बेस पे लेने लग जाते हैं। लिखा है अब ये जो कोर बिलीव्स होते हैं इसके कैटेगरीज किस तरह हो सकते हैं कि बंदा जो है हेल्पलेस फील कर रहा है, वर्थलेस फील कर रहा है, अनलॉवेबल फील कर रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं। ये उस वक्त तक डोरमेंट होती है कि थोड़ा सा कोई सिचुएशन आ जाए और सिचुएशन उसको हिट कर ले तो फिर ये सामने आ जाती हैं और फिर हम उस सिचुएशन को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इस सिचुएशन की वजह से जो है ये मेरे साथ ये हुआ है। तो बेसिकली वो कोर बिलीव्स होते हैं जो कि हमारे अंदर छुपे हुए होते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है ये भी आप लोग सीख चुके हैं कि वो थॉट्स जो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आते हैं जब भी कोई एक पार्टिकुलर सिचुएशन जो है वो अकर हो जाता है, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो सोच हमारे जहन में आ जाती है सडनली, तो उसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में स्टार्ट हो जाते हैं। ये रीजनिंग की वजह से जो कॉग्निशन प्रोसेस है उसकी वजह से अराइज नहीं होता, इसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता। जब इसके सामने हम कोई लॉजिक रखते हैं तो ये इसको चैलेंज जब करते हैं तो इसका कोई भी लॉजिकल बेस नहीं होता। ये वैसे ही जो है बंदा सोच रहा होता है और उसी बेस पे वो एक्शन शो कर रहा होता है। कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस आप लोग
जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। शुरू से ये लेक्चर शुरू करने से लेके अभी तक मैं आप लोगों को समझाती आ रही हूँ कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं हमारे रीजनिंग में, रीजनिंग मीन्स कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसमें, जिसकी वजह से हमारे जहन के अंदर डिफरेंट फॉल्टी एजम्पशंस बन जाते हैं, मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, इनको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी इन्फेरेंस। आर्बिट्ररी इन्फेरेंस क्या होता है? आर्बिट्ररी इन्फेरेंस का मतलब होता है कि ये वो कंक्लूजन्स होते हैं जो कि विदाउट एविडेंस, विदाउट कोई सपोर्टिंग, कोई भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही होती, कोई भी इसका रिलेवेंट एविडेंस नहीं होता, वैसे ही हमने जो है कंक्लूजन्स बनाए हुए होते हैं। यानी इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, लिखा है इसमें कि हम कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहे होते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन को इस तरीके से देखते हैं या प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से वो एक्चुअली नहीं होता। वो इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा हम उसको देख रहे होते हैं, जितना बुरा हम उसको पेश कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी ज़्यादातर जो आउटकम्स होते हैं, ज़्यादातर जो सिचुएशंस होते हैं उनसे रिलेटेड हम बिल्कुल जो है वो गलत सोच रहे होते हैं, गलत सिनेरियो हम पेश कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी इन्फेरेंस। और यही चीज़ें होते हैं जिनको हम मिला के कहते हैं कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। इसके अलावा सिलेक्टिव एब्स्ट्रक्शन हम कर रहे होते हैं। सिलेक्टिव एब्स्ट्रक्शंस किसे कहते हैं कि जिसमें हम कंक्लूजन बना रहे होते हैं एक छोटी सी डिटेल के ऊपर, यानी किसी भी इवेंट से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं और एक छोटा सा जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको उठा के उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, डिटेल दे रहे होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो दूसरे इन्फॉर्मेशन है वो सब इग्नोर किए जाते हैं और वो एक जो चीज़, जो नेगेटिव चीज़ है उसके ऊपर पूरा जो है उसको इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस दिया जाता है। इसको कहते हैं सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस। और यही चीज़ें हैं, आर्बिट्ररी इन्फेरेंस हो गया, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, ओवर जनरलाइजेशन हो गया। ओवर जनरलाइजेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम जो एक्सट्रीम बिलीव्स हैं जो कि किसी एक वाक़ये की वजह से हमारे जहन में बने हुए हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं तमाम सेटिंग के ऊपर। चाहे वो सेटिंग जो पहला वाला सिचुएशन है उस सिचुएशन से, उस सेटिंग से चाहे जितना भी मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेकिन हम जो फर्स्ट वाला एक इवेंट था उससे रिलेटेड जो जहन बना लेते हैं उस जहन को बाकी सारे इवेंट्स के ऊपर, सारे सेटिंग्स के ऊपर जनरलाइज कर रहे होते हैं, उसी के बेस पे उन सबको देख रहे होते हैं। इसके अलावा है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। मतलब ये कि छोटी सी छोटी चीज़ एक होती है तो उसको हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा से बड़ा करके उसको हम अपने जहन में बिठा लेते हैं। या कोई छोटी सी चीज़ जो होती है, कोई बहुत बड़ी सी चीज़ जो होती है उसको हम बिल्कुल जो है मिनिमाइज कर रहे होते हैं। एक्चुअली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के अंदर मैग्निफिकेशन नेगेटिव चीज़ों की जाती है। नेगेटिव चीज़ आप उसको बढ़ा 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 के बयान करते हैं, बढ़ा बढ़ा के उसके बारे में सोचते हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको आप जितना हो सके उतना क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको मिला के इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। इसमें पर्सनलाइजेशन भी है। पर्सनलाइजेशन में क्या करता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो जितने भी एक्सटर्नल इवेंट्स हैं वो उन सबको अपने साथ पर्सनलाइज करता है। यानी किसी चीज़ का उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता, कोई टिक्का ही नहीं बनता कि वो अपने साथ उसको लाके कनेक्ट करे, लेकिन वो कर लेता है अपने साथ कनेक्ट। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ तो एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक इस तरह का स्टूडेंट है जिसको नेगेटिव डिस्टॉर्शंस है, तो वो उसमें पर्सनलाइजेशन इस तरीके से करता है कि उसका कोई टीचर है और वो टीचर आज क्लास में इंटर हुआ, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका मूड ऑफ था। अब उसके मूड ऑफ होने की वजह में भी उसके घर के कुछ इशू हो सकते हैं, उसका कोई स्ट्रेस हो सकता है, काम का दबाव हो सकता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट बैठा है, जो नेगेटिव डिस्टॉर्शंस जिसके जहन में नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, तो वो कहता है कि ये जो टीचर आज इस मूड के साथ इंटर हुआ है ये मेरी वजह से है, मैं बेकार हूँ, मैं सबके लिए प्रॉब्लम हूँ, मेरी वजह से ये टीचर जो है इस तरह गुस्से में है। हालांकि उस टीचर के गुस्से में, उसके मूड ख़राब होने में उस स्टूडेंट का कोई भी एक जो है वो उसका कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन वो उसको अपने साथ क्या करता है, पर्सनलाइज कर लेता है।
और ख़ुद को कसूरवार ठहराने लगता है और यही करता है बार बार। इसके अलावा लेबलिंग और मिसलेबलिंग है कि जिसमें अपने साथ वो कोई जो है किसी चीज़ को लाके वो एक तस्वीर खींच लेता है, कह सकते हैं। पोर्ट्रेइंग का मतलब क्या होता है कि एक ख़ास किस्म का तस्वीर जो है वो बना लेता है और उस तस्वीर के थ्रू ख़ुद को आइडेंटिफाई करता है। इम्परफेक्शन के बेस पे, मिस्टेक के बेस पे, जो उससे कभी कभार में भी मिस्टेक पास्ट में हुए होते हैं, तो वो उनको एक अपनी आइडेंटिटी बना लेता है और हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा था, ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा। इसके अलावा पोलराइज थिंकिंग होती है, यानी हर एक चीज़ को वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हर एक चीज़ को वो एक्सपीरियंस करते हैं। यानी डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं वो उनको खुद अपने उन जो उनके नेगेटिव डिस्टॉर्शंस हो रही होती हैं उनके बेस के ऊपर लेबल करते हैं। किसी चीज़ को वो ब्लैक लेबल करते हैं, किसी चीज़ को वो वाइट लेबल करते हैं। इसके बाद लिखा है कि ये जो एरन बेक थे, इनका दावा ये था कि वो लोग जिनको इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, यानी वो लोग जिनको इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इस तरीके से सोचते हैं, वो इस तरीके से रियलिटी को चेंज करते हैं कि जिसकी वजह से वो रियलिटी जो है वो नेगेटिव होके उनकी तरफ वो चली जाती है, यानी नेगेटिवली उनकी तरफ चली जाती है, उनको हार्म कर देती हैं। वो इस तरीके से सोचते हैं नेगेटिवली चीज़ों को कि वो चीज़ें जो है असल में उनकी रियलिटी ये नहीं होती, बल्कि उनकी उस थिंकिंग की वजह से वो इतने नेगेटिव बन जाते हैं कि वो उनके ख़ुद को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ उन चीज़ों को ले जाते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो नेगेटिव थिंकिंग के थ्रू खुद को, फ्यूचर को और दूसरों को इस तरीके से सोचते हैं कि वो सोचना और वो जो बिहेवियर उनका बनता है सारी चीज़ों से रिलेटेड, वो उनको खुद को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो अपने उस सोच के बेस पे चीज़ों को ले जाते हैं। और इनका कहना ये था कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो कॉग्निटिव थेरेपी हम करते हैं, तो इनका कहना ये था कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कहना ये है कि ये वहाँ से ग्रो आउट होती है। स्टेमिंग का क्या मतलब है, ग्रो आउट होना, कि ये वहाँ से ग्रो आउट होती है, जैसा कि जो कॉमन प्लेस होती है वहाँ से, जैसा कि फाउल्टी थिंकिंग होती है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं। जब स्टार्ट हो जाते हैं तो यही जो इनकरेक्ट इन्फेरेंसेस होते हैं, इनकरेक्ट इनएडिक्वेट जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, ये फिर इंसान को फैंटेसी और रियलिटी में फ़र्क करने से रोक लेते हैं। फिर इंसान क्या होता है, जो ख्वाब है और जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसमें वो क्या करते हैं, फ़र्क नहीं कर पाते और इस तरह वो ख़ुद को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो इसीलिए सीबीटी का जो मेन फोकस होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों की जो फाउल्टी थिंकिंग है उसी को चेंज किया जाए, ताकि उससे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो स्टीम आउट ना हो सके। अब बात आती है टेक्निक की तरफ के सीबीटी के कौन कौन से जो है वो टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। लिखा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जो टेक्निक हैं वो क्या है, इंटरेस्टिंग सेट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट हेल्प मॉडिफाई अ पर्सन बिहेवियर पैटर्न, यानी वो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस है, कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिनकी वजह से एक इंसान का बिहेवियरल पैटर्न जो है वो क्या होता है, मॉडिफाई होता है। द बिहेवियरल पैटर्न आर मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन देयर पर्सनैलिटी। बिहेवियर में चेंज क्यों लाई जाती है, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। फर्स्ट वन जो है वो कॉग्निटिव रिहर्सल है। उनसे क्या करवाते हैं, कॉग्निटिव रिहर्सल करवाते हैं। ये ऐसा टेक्निक है जिसमें पेशेंट से पूछा जाता है, उसको बताया जाता है कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको रिकॉल करे। जो आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, या ये सिचुएशन जब आती है तो मेरा ये हाल होता है, तो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को उससे रिकॉल कराते हैं। अब रिकॉल कराने के बाद क्या होता है, जो थेरेपिस्ट और पेशेंट है दोनों इस चीज़ के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स है उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर उनका सलूशन निकाला जा सके। और वो जो सॉल्यूशंस हैं वो फिर वो अपने माइंड में सेट करते हैं, जब फ्यूचर में दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर वहाँ पे भी उसको वो फिर यूज़ करते हैं, वो जो सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को ये रिहर्स करा रहा होता है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग करे एक ख़ास कॉग्निटिव ऑर्डर के अंदर, ताकि
थॉट प्रोसेस जो है उसमें चेंजेस लाया जा सके, यानी पॉजिटिव थिंकिंग करवाने की कोशिश करता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन proves to be of great use in such exercise। अब एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है वो किस एक्सरसाइज के अंदर उसका ग्रेट यूज होता है, तो वो कॉग्निटिव रिहर्सल के अंदर होता है। इसमें पेशेंट से इमेजिनेशन कराई जाती है कि इमेजिन करे कि वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उसके अंदर आपने इस तरीके से सोचा और इस तरीके से एक्ट किया, बजाय इसके कि अगर आप इस तरीके से सोचते और इस तरीके से एक्ट करते तो आपकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो सकती थी। उससे इस तरह इमेजिनेशन कराई जाती हैं और उस इमेजिनेशन के थ्रू उसको डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो सिखाए जाते हैं। सेकेंड वन जो है वो वैलिडिटी टेस्टिंग है। इस टेक्निक के अंदर थेरेपिस्ट जो होता है वो पेशेंट के जो थॉट्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग करता है, वैलिडिटी टेस्टिंग उनकी करता है। पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो अपना जो व्यू पॉइंट है उसको डिफेंड करें और उसके लिए एविडेंस भी पेश करें। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर पेशेंट का वो जो नेचर है, वो जो व्यू पॉइंट है वो फॉल्टी है, वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, जिसकी कोई एविडेंस है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वो जो फॉल्टी नेचर है, वो जो इनवैलिडिटी है उसके जो बिलीव है उसकी, तो वो पेशेंट के सामने एक्सपोज की जाएगी और उसको कहा जाएगा कि आप देखें कि आप इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं पेश कर पा रहे हैं, आप अनेबल है कि आप इसके लिए कोई एविडेंस पेश नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा आपका ये जो बिलीव है ये गलत है क्योंकि इसका कोई एविडेंस आप नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह उसकी जो थिंकिंग होती है, नेगेटिव बिलीव थॉट्स होते हैं, उनको चैलेंज किया जाता है वैलिडिटी टेस्टिंग के थ्रू। फिर राइटिंग ए जर्नल, ये भी एक टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट से एक डायरी जो है वो मेंटेन की जाती है, जो डे टू डे लाइफ सिचुएशंस हैं उनको उस डायरी के अंदर सेव किया जाता है और उन सिचुएशन से रिलेटेड उस पेशेंट के जो थॉट्स होते हैं और उन थॉट के बेस पे उस सिचुएशन से रिलेटेड उनके जो बिहेवियर होते हैं वो सब जो है वो उस डायरी के अंदर मेंशन किए जाते हैं और फिर जाके वो थेरेपिस्ट और जो पेशेंट है वो मिल के इसको रिव्यू करते हैं, इस चीज़ को रिव्यू करते हैं जो चीज़ें उसमें लिखी है और फिर वो मिल के फाइंड आउट करते हैं कि इसमें मल अडाप्टिव थॉट पैटर्न कहाँ से शुरू होती हैं और उसकी वजह से मल अडाप्टिव बिहेवियर कहाँ पे शो की जाती हैं। वो उस डायरी में देखते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं और फिर लिखा है द डिस्कशन दैट टेक प्लेस बिटवीन देम प्रूव्स टू बी यूजफुल इन फाइंडिंग डिफरेंट वेज इन विच बिहेवियर ऑफ द पेशेंट गेट अफेक्टेड। और फिर इससे उस डिस्कशन से उस डायरी को सामने रखते हुए जो वो लोग डिस्कशन करते हैं आपस में, उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि कहाँ पे जाके पेशेंट का बिहेवियर जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है। तो इससे वो फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। इसके बाद गाइडेड डिस्कवरी है जो कि मैं स्टार्ट से आप लोगों को जो है वो समझाती आ रही हूँ कि गाइडेड डिस्कवरी की जाती है सीबीटी के अंदर पेशेंट से, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन के थ्रू उस पेशेंट से खुद डिस्कवर किया जाता है प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। लिखा है The objective or purpose behind using this technique is that of helping patient by enabling them to understand their cognitive distortions. Patients are made aware of and assisted by therapists in understanding how they process information। कि पेशेंट की मदद की जाती है, थेरेपिस्ट की मदद करता है कि वो पेशेंट खुद से अंडरस्टैंड कर सके कि वो किस तरीके से जब कोई इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसको प्रोसेस किस तरीके से करता है। द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड अलाउ पेशेंट टू अल्टर द सेम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इफ रिक्वायर्ड। अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेगेटिव डिस्टॉर्शन है, नेगेटिव डिस्टॉर्शन की तरफ ले जा रही है, तो फिर अगर उसको वो समझ जाए कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो फिर वो जब ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज भी कर सकता है। तो गाइडेड डिस्कवरी का ये फ़ायदा होता है। Basically, the patient perception of the world undergo great change and he or she sees things in different way than earlier. This change in perception allow the patient to modify his or her behavior in a better manner. इसके बाद मॉडलिंग है। मॉडलिंग मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बात बता दी कि कभी कभार इस तरह प्रॉब्लम होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे सामने आते हैं जिसमें स्किल डिफिसिट होती हैं, उनमें वो स्किल्स नहीं होते। जब आप उनको समझाते हैं तो वो खुद से वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस टाइम आपने एज ए थेरेपिस्ट मॉडलिंग करनी है, उनके सामने रोल प्ले करके उनको
करके दिखाना होता है वो बिहेवियर, तो वो फिर आपसे सीखते हैं, तो इसको कहते हैं मॉडलिंग। ये भी एक टेक्निक है जो ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जिसमें स्किल डिफिसिट होता है। फिर होमवर्क भी दी जाती है। होमवर्क जो है वो एक्चुअली सेट ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं उसके थेरेपिस्ट की तरफ से। द पेशेंट मे हैव टू टेक नोट्स ड्यूरिंग सेशंस विद थेरेपिस्ट, रिव्यू ऑडियो टेप्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेशन और रीड आर्टिकल बुक्स रिलेटेड टू द थेरेपी। इसके अलावा कभी कभार एवर्सिव कंडीशनिंग की जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एवर्सिव कंडीशनिंग किसे कहते हैं? एवर्सिव कंडीशनिंग हम उस बिहेवियर चेंज करने का ये एक हम कह सकते हैं कि टेक्निक है जिसमें हम इस तरह करते हैं कि जो डिज़ायर्ड अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है, जो नेगेटिव बिहेवियर है जिसको हम चाहते हैं कि चेंज करे, उस बिहेवियर के साथ हम कोई ऐसा स्टिमुलस जो है वो ला के कनेक्ट कर देते हैं कि वो स्टिमुलस जो है वो नापसंदीदा स्टिमुलस होता है। और वो स्टिमुलस जब हम बार 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 उस बिहेवियर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस स्टिमुलस से नफ़रत की वजह से ये पेशेंट अपना ये बिहेवियर चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिप्रेसिव चाइल्ड है और वो बार बार जो है वो अपने नील्स जो है उनको बाइट करता है। होता है डिप्रेसिव जो चाइल्ड होते हैं या डिप्रेसिव जो भी पेशेंट होते हैं, तो उनमें ये बिहेवियर पाई जाती है कि वो बहुत बुरे तरीके से नेल्स जो है उसको बाइटिंग करते हैं बार 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 बार। तो यहाँ पे अगर इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम एवर्सिव कंडीशनिंग करना चाहें तो उस टाइम हम इस तरह करते हैं कि कोई कड़वी चीज़ जो है वो उस बच्चे के नेल्स में डाल देते हैं। जब भी वो बिहेवियर स्टार्ट होता है तो हम वो कड़वी चीज़ या उसकी टेस्ट या उससे कोई इस तरह की स्मेल आ रही हो, इस तरह की कोई चीज़ हम उसके नेल्स में ऐड करते हैं। तो जब वो बाइट करने लगता है तो उसको वो टेस्ट बहुत बुरा लगता है, वो उससे स्मेल आती है। तो बार 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 जब हम ये करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें वो ये बिहेवियर छोड़ देता है कि उसके जहन में पहले से होता है कि अगर मैं नेल बाइट जो है वो करूँगा तो फिर क्या होगा, वो स्मेल या फिर वो टेस्ट जो है वो मुझे फेस करना पड़ेगा उसको। तो उसकी वजह से वो ये चीज़ जो है वो छोड़ देता है। इसको एवर्सिव कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। सीबीटी में ऐसे डिफरेंट नापसंदीदा स्टिमुलस जो है वो ऐड किए जाते हैं एक पार्टिकुलर बिहेवियर के साथ जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। सिस्टमेटिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता है रीइंफोर्समेंट का, ये भी एक टेक्निक है। ये भी सीबीटी में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती हैं। टेक्निक ऑफ सीबीटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि जिसमें पेशेंट जो है अगर वो कोई बिहेवियर हम उसको सिखा देते हैं, कोई पॉजिटिव बिहेवियर, और वो पॉजिटिव बिहेवियर परफॉर्म करता है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम जो है कोई उसको हम इनाम देते हैं, कोई इस तरह एप्रिशिएशन उसकी किसी ना किसी तरीके से करते हैं ताकि वो जो है खुश हो जाए और उसके जहन में ये सोच पैदा हो कि अगर मैं दोबारा इस तरह का कोई बिहेवियर करूँगा या करूँगी तो मुझे इस तरह की एप्रिशिएशन जो है वो दोबारा मिल सकती है। तो इस पे वो क्या होता है, उसका वो बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मज़ीद वो इस किस्म के बिहेवियर करने लगता है। सेल्फ इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये कौन सी मेथड है? लिखा है, इन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल coping method, the therapist attempt not to completely change the way you think, but rather teach coping method that equip you handle harmful thought processes. One such therapeutic process is stress inoculation training. ज़ाहिर सी बात है, सेल्फ इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर ये एक ऐसा मेथड होता है सीबीटी का कि जिसमें आपको कोपिंग सिखाई जाती है। थेरेपिस्ट आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको तो कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकता, बल्कि वो आपको ये सिखाता है कि किस तरीके से आप खुद को इस तरह इक्विप कर सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह की कंडीशन हो तो आप उसके साथ मुकाबला कर सकें। जैसे स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि जब भी आप के सामने कोई इस तरह स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो आप किस तरीके से उसमें खुद को संभालेंगे, किस तरीके से आप उस स्ट्रेस जो है उसके साथ कोप करेंगे। This therapy, which help the patient deal with stressful event, aftermath aim to prevent negative reaction to stress-inducing factor by teaching the patient to break down this situation into short-term and long-term coping goals, यानी उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के थ्रू कि किस तरीके से कोपिंग गोल्स बनाए जाते हैं और ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है वो सिखाया जाता है। तो इसको कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स।
इसमें पेशेंट को डिफरेंट कॉपिंग मेथड जो है वो सिखाए जाते हैं, ये भी सीबीटी की एक टेक्निक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें जो इरेशनल थॉट प्रोसेस है उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए ये सिखाते हैं। इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स जो है उनको शामिल किया जाता है कि अगर आपको कोई इलॉजिकल थॉट पैटर्न जो है वो स्टार्ट हुआ है और आपने फाउंड किया है कि ये इलॉजिकल थॉट पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है वो पेशेंट को सिखाए जाते हैं और उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो सिखाई जाती है, जिसके थ्रू जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो उसके माइंड से निकाल के उसमें जो है पॉजिटिव चीज़ें सेट की जाती हैं कि ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई इस सोल्यूशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम ये सोचने के बजाय कि उस प्रॉब्लम को जो है वो बेस बना के आप दूसरी चीज़ों को भी डिफाइन करने लग जाए, इस तरह करने के बजाय आप इस तरीके से उसके जो सॉल्यूशंस है वो ढूंढ सकते हैं और उस सॉल्यूशन के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो थेरेपी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाली थेरेपी, ज़्यादातर चाइल्ड साइकोथेरेपी के अंदर यूज़ की जाती है। एमसीक्यूज़ में आपसे लोगों से पूछा जा सकता है कि सीबीटी की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि ज़्यादातर चाइल्ड साइकोथेरेपी के अंदर यूज़ की जाती है, तो आप लोगों को याद होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और ख़ास करके यहाँ पे एक डिसऑर्डर का बताया गया है कि जो अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर ये मेथड जो है वो यूज़ की जाती है। अब ये चाइल्ड साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें एक डिसऑर्डर है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, ओडीडी के नाम से इसको देखा जाता है। ओडीडी का नाम जो है ज़्यादातर इसके लिए लिया जाता है। ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, उसमें ज़्यादातर जो है चाइल्डहुड के अंदर डायग्नोज होती है, एडल्टहुड में ये बहुत रेयर है। चाइल्डहुड में ज़्यादातर ये डायग्नोज होती है, डिफरेंट बच्चों के अंदर पाया जाता है कि उसमें जो वो पेशेंट होता है वो अपने जो बड़े होते हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनके साथ वो इस तरह का बिहेवियर रखता है, डिफिएंट बिहेवियर यानी गुस्ताखाना बिहेवियर, कि वो बार बार गुस्ताखी करता है, उनको उनकी बेइज्जती करता है अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, और एक हॉस्टाइल बिहेवियर, वो एक मुखालिफाना बिहेवियर जो है वो रखता है, दोस्तों के लिए भी रखता है, ख़ासकर उससे जो बड़े होते हैं और टीचर्स और पेशेंट के लिए। तो ये एक किस्म की डिसऑर्डर है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर इसको पोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर कहा जाता है और इसके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाली जो टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, ये यूज़ की जाती है। और वहाँ पे जब भी इस तरह की बिहेवियर उस बच्चे में स्टार्ट हो जाती है, तो उस बच्चे को उस टाइम उसकी माइंड सेट जो है उसमें ये चीज़ें डाली जाती है कि अगर आपको आपके पेरेंट का या टीचर का या किसी फ्रेंड का ये बात जो है वो बुरा लग रहा है और आप जो है उस बात को आप नहीं मान रहे हैं और उस बात को ना मानने की वजह से आप उससे उसके लिए एक जो है वो नफ़रत वाली बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसके बजाय जो है उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, उसको कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन हम बना के दे रहे होते हैं एज ए थेरेपिस्ट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। कंप्यूटर असिस्टेड थेरेपी, अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसको अभी भी चेक किया जा रहा है, ये भी एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी जो है ये नहीं काम कर रहा। इस पे काम किया जा रहा है कि कंप्यूटर के थ्रू क्या इस तरह किया जा सकता है कि जो सीबीटी के सेशंस वगैरह है वो लिए जा सकते हैं या इस तरह। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि वन मेथड ऑफ कंडक्टिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज थ्रू कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। दिस थेरेपी टेंड टू डिक्रीज टाइम स्पेंड विद एक्चुअल थेरेपिस्ट। जो एक्चुअल थेरेपिस्ट के साथ जो टाइम उसको ज़्यादातर देना पड़ता है उसको ये थोड़ा जो है वो डिक्रीज करता है, वो उसका जो टाइम ज़्यादा लग जाता है उस चीज़ को। लेकिन सिंस कंप्यूटर असिस्टेड सीबीटी इज रिलेटिवली न्यू एज ऑफ एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन टेस्टिंग फेज, यानी टेस्टिंग फेज में है। अभी तक यह फैसला नहीं किया गया है कि जिस तरह एक एक्चुअल थेरेपिस्ट जो है वो काम करता है, तो उस तरह कंप्यूटर असिस्टिंग थेरेपी जो है सीबीटी वो भी उसी तरह इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी, तो इसका सही जो है वो पता फ़िलहाल नहीं है। लेकिन ये भी एक टेक्निक है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। कुछ और टेक्निक यहाँ पे बताए गए हैं सीबीटी के, उसमें लिखा है फर्स्ट वन जो है आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट, कि आप क्या करते हैं, जो एजम्पशंस है, जो बिलीव्स हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू एक करंट सिचुएशन से रिलेटेड
वो जो बंदा है उसकी सेल्फ डिस्कवरी हो जाती है, उसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो थेरेपिस्ट उसकी मदद करता है कि वो उनको डिस्कवर कर सके। जर्नलिंग वही बात कि थेरेपिस्ट जो है वो क्या करता है, जो जितने भी इंफॉर्मेशन है थेरेपी के लिए उस थेरेपी से रिलेटेड वो पेशेंट से पूछता है और उससे कहता है कि इसको लिखो। वो जितने भी नेगेटिव बिलीव्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं एक वीक में वो सारी चीज़ें वो लिख के लाता है और फिर उस डायरी को सामने रख के, ये हमने डिस्कस भी किया कि उस डायरी को फिर सामने रख के क्या किया जाता है, उस पर डिस्कशन की जाती है। गोल सेटिंग करना, गोल जो है वो हमेशा स्मार्ट गोल जो है वो सेट किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बेस्ड हो। तो ऐसे गोल जो है वो सेट किए जाते हैं। सेल्फ टॉकिंग, थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को कहता है, उसको समझाता है कि टू रिप्लेस नेगेटिव और क्रिटिकल सेल्फ टॉक विद कंपेंशनेट कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, कि आप जो खुद से अपने जहन में बातें कर रहे होते हैं, जो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, उसके बजाय आप कोशिश करें कि कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉकिंग करें, ताकि उन कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉकिंग की वजह से आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी उनको सिखाया जाता है किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सीखे जाए और अपने बिहेवियर में शामिल किए जाएं। इसके अलावा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ उनसे कराए जाते हैं और उन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का उनको रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि उनका मूड जो है वो इम्प्रूव हो सके और पॉजिटिविटी जो है मज़ीद उनमें बढ़ सके। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का आप लोगों को बताया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट के सामने वो सिचुएशन बार बार लाई जाती हैं और साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक भी उसको सिखाए जाते हैं। यानी रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ साथ उस सिचुएशन के सामने उसको एक्सपोज किया जाता है जिस सिचुएशन से वो सबसे ज़्यादा डरता है या जिस सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा जो है उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसके सामने पेश करके साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो उसको कराई जाती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो उसको फेस करना सीख जाए। Situation exposure or role play. This involves slowly exposing the patient to situation or thing that cause distress until they lead to fever negative feeling. ये भी वही बात सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ही की तरह है कि जिसमें नेगेटिव फीलिंग्स को कम किया जाता है। वो चीज़ें स्लोली जो है वो एक्सपोज किए जाते हैं पेशेंट के सामने और साथ में उनको कोपिंग स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। होमवर्क देना, यानी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड न्यू स्किल्स स्ट्रेटजीज जो है वो प्रैक्टिस करना सिखाना, ये चीज़ें होमवर्क के तौर पे दिए जाते हैं। पेशेंट को असाइनमेंट दिए जाते हैं कि जिसमें वो डिफरेंट स्किल्स डेवलप करना सीख रहा होता है और फिर जब अपने थेरेपिस्ट के पास आता है हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, तो फिर उसको वो मिल के क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कवर हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन इनमें किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टार्ट से लेके अभी तक अगर आपका कोई है इस तरह का कोई कंसर्न तो कमेंट सेक्शन में डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी तो उनमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।